आपकी जो राशि है वो आपके नाम से तब तक नहीं मानी जाती जब तक चंद्रमा के नक्षत्र अनुसार आपका नाम अक्षर ना हो। शनि देव 60 सती में अगर मुझे परेशान कर रहे हैं या ढैया में मेरे नुकसान हो रहे हैं तो ये वही नुकसान है जो मैं करके आया था। इस जन्म में वो भुगता देते हैं। अगर 3 बार मैंने भुगत लिया तो मेरा छुटकारा है। इसलिए मैं तो शनिदेव को प्रणाम ही करता हूँ। कि बच्चा पढ़ता नहीं है तो पन्ना पहना दो, मन को शांति नहीं है तो मोती पहन लो, सफल होना है तो पुखराज पहन लो, करोड़पति बनना है तो नीलम नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। कि जिस कार्य के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं कि कैसे मोक्ष प्राप्त हो, जिस कार्य के लिए हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए हैं, केदारनाथ के आज के -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, वो तो मेरे को गृहस्थी आदमी को शनिदेव ही दे रहे हैं। पाए करने जाते हैं तो हमें लग्न की थ्योरी और धर्म त्रिकोण को समझना पड़ेगा। अगर धर्म त्रिकोण के ग्रह कमजोर हैं, नीच हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। अगर उनका फिर से आपने डाउन करवा दिया, लोगों को तो आज तक ये नहीं पता लगा कि रत्न जो पहने जाते हैं या कलर थेरेपी है वो नीच के ग्रह की करनी चाहिए या उच्च के ग्रह की करनी चाहिए। रावण के पास एक विद्या थी जो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेता था। जब इंद्रजीत का जन्म होना था तो उसने अपने तपोबल से सभी ग्रहों को कुंडली के एकादश लाभ स्थान में ले गया। तभी लोग कहते हैं जब से शनिदेव को तेल चढ़ाना शुरू किया है मेरे जीवन में बहुत अधिक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। तो बजरंगबली की देन है वो। और शनिदेव ने ये वादा किया था कि जो मुझे राहत पहुंचाएगा इस बूटी के माध्यम से उसके लिए तो मैं फिर फलदायी हूँ। संजय दत्त ने खुद बताई हुई है ये सारी बातें। उसकी 7.5 का खेल था ये कि मैं लिफाफे बनाने लग गया वहां पे। तो फिर उसके साथ वो नर्म हो गए। वही जेलर जो उसको हो सकता है कोई टॉर्चर भी करते हो, फिर वो नर्म हो गए उसके साथ। एस्ट्रोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या वहम है? मानने वाले के लिए ये बहुत बड़ी साइंस है, शायद साइंस से भी ज़्यादा। जो ना माने वो किसी भी चीज़ को ना माने। कई बार कोई चीज़ सही से प्रेजेंट नहीं की जाती, इस वजह से भी लोग नहीं मानते। मुझे लगता है लोग दुविधा में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको सही इंसान नहीं मिल पाता वो चीज़ समझाने के लिए, चाहे कोई वो बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है। जब तक आप सही इंसान के पास नहीं पहुंच जाते तब तक आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। और एस्ट्रोलॉजी तो आज घर घर में हर इंसान के दिलो दिमाग के ऊपर छा रही है। मुझे लगता है कोविड के बाद जब से ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान हुआ और तब से लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट और लोगों को नॉलेज भी मिल गई है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक भी होते जा रहे हैं। आपको और जागरूक करने के लिए, आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं स्टूडियो में, पंडित राजन शर्मा जी। सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजन शर्मा जी, ये हमारा पॉडकास्ट जो है एक इनफॉर्मल कैजुअल प्लेटफॉर्म है और नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप काफ़ी सालों से ज्ञान भी बांटते हैं लोगों को। मैंने कई बार थर्सडे को आपका फ्री एक आपके अपने पेज के ऊपर भी चलता है, वो काफ़ी बार मैंने 1 घंटे के लिए रात को देखता हूँ थर्सडे को। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च आपने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करी है इन सब चीज़ों में। तो वाई एस्ट्रोलॉजी? नितिन जी, एस्ट्रोलॉजी एक शौक के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश कर गया। अच्छा। क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो जो मेरे फादर साहब या मेरे ग्रैंडफादर साहब, दादाजी जी, वो तो लोहे के व्यापारी हैं, लुधियाना के बड़े फेमस और मशहूर। अच्छा। मैं भी उन्हीं के साथ अपनी फैक्ट्री में खराद मशीन होती है, अच्छा, वही चलाता था। वही चला रहे थे। पर कई कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, वो आपके जीवन को बदलती हैं। अच्छा, आपने बचपन से नहीं सोचा था कि मैं बड़ा के एस्ट्रोलॉजर बनूंगा? नहीं। मैं शायद आपको मैं बता दूं, मैं तो हालांकि आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, पर मैं तो मानता भी नहीं था इसको। अच्छा।
और जब मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर एंटर कर गया, हाँ हाँ तो वो भी पढ़ने के बाद भी एक आलोचक की तरह, क्रिटिक की तरह अंदर एंटर किया। एंटर। अच्छा सर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है ना, कई बार जिस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं ना मानते, वही चीज़ आपके लिए भगवान प्रेजेंट कर देता है कि भैया तुम बने इसके लिए हो। आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि कई बार हम किसी चीज़ को बिना समझे हाँ उसके बारे में कोई राय बना कायम लेते कर हैं, लेते हैं। बना लेते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है, केवल ज्योतिष के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर फील्ड के लिए, हर रिश्ते के लिए भी अपनी राय अपने इधर से कायम करना ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसी गलत फहमियाँ फैल जाती हैं। अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए बन गया, मेरे को किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि ज्योतिष जो है ये ज्योतिष है, ये ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर की दी हुई ज्योति है। तो जिसको वो समझ में आती है, जिसको ध्यान में आती है, वही सिर्फ कर सकता है। ज्योतिष निस्संदेह सनातन का एक हिस्सा है जी सनातन धर्म का एक हिस्सा है जी। क्योंकि वेद शास्त्र को पढ़ने के लिए ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। अच्छा। इसीलिए एक श्लोक है, ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु, कि अगर आपने वेदों को पढ़ना है और समझना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको काल गणना यानी कि ज्योतिष, उसका व्याकरण आना चाहिए, तब जाकर वेद समझ आएंगे। ग्रेट। और जब मैंने इसके ऊपर शोध करना शुरू किया बीए करने के बाद, तो मैंने पाया कि ज्योतिष जो है ऋग्वेद का एक हिस्सा है। अच्छा। ऋग्वेद में पूरा शास्त्र ज्योतिष के बेस्ड है। बिल्कुल। सर ये बहुत पुरानी बात है, मुझे याद है आज से 20-22 साल पहले जब मैं राजन शर्मा, पंडित राजन शर्मा सुनता होता था, टीवी के ऊपर भी बहुत बार आपको देखा है, मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा टीवी का बड़ा चैनल होगा जिसके ऊपर आपने इंटरव्यू ना दी हो, है ना। तो इतनी रिसर्च करते करते क्या आज आपका विश्वास पूरा हो गया ज्योतिष में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यापारिक घराने से मेरा संबंध है लुधियाना के। जी। उत्तर भारत में जहाँ भी कहीं इंडस्ट्री लगी है, उस इंडस्ट्री की स्थापना के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं आज भी हमारी दुकान पर आना पड़ता है। अच्छा। चाहे लुधियाना हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ, हाँ, जितने बड़े बड़े नाम भी ले सकता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, हीरो साइकिल्स है, A1 है, ओसवाल्स हैं। मेरे ग्रैंडफादर साहब ये कहते हैं कि लाला जी खुद आते थे कभी कभी छोटा सा बैरिंग लेने। मतलब तब तो जगरांव पुल बना भी नहीं था जब से हमारा वहाँ पे एक मिशनरी स्टोर है। तो कोई नामो निशान नहीं था हमारे जीवन में ज्योतिष का। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, मैंने कहा ना, जीवन को बदल देती हैं। हमारे घर में एक मृत्यु हुई और जैसा कि हमारे संस्कार हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं जी, अस्थि विसर्जन करने को, और फिर अपने कुल पुरोहित जो पांडे होते हैं, पंडित जी, उनको नाम दर्ज करवाया जाता है कि 100 एंड 100 पर्सन की मृत्यु हुई है, उसका ये गोत्र है, ये हमारा गांव है, ये शहर है। तो शायद पहली बार ही मैं हरिद्वार भी गया हूँगा उस समय जब वो मृत्यु हुई थी जी। तो जब सारा अंतिम क्रियाएं जो वहाँ के ब्राह्मण लोग करवाते हैं, वो करने के बाद हम जब पुरोहित के पास गए दर्ज करवाने के लिए, तो दर्ज करवाते करवाते मैं उनसे कुछ बातें करने लग गया कि क्या है ये जो आपके हाथ में इतना लंबा सा बही खाता स्टाइल है, बहुत बड़े बड़े, इसमें क्या क्या है। वो कहता, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। इतना कॉन्फिडेंस था उसमें, आत्मविश्वास था। तो मैंने कहा, आप इसमें क्या है? कहता, आपकी पिछली जितनी पीढ़ियां आपको नहीं पता मैं बता सकता हूँ। मैं ये कैसे हो सकता है? जब उसने मेरा गोत्र पूछा, मेरा गांव पूछा, और एक बस्ता सा निकाल लिया, बैग सा, और उसमें हैरान कर दिया मुझे। जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ वो जन्म तारीख और मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरे छोटे भाई का लिखा हुआ था, मेरे फादर का लिखा हुआ था, मेरे चाचा का, मेरे दादाजी का, मेरे परदादाजी का। अब परदादाजी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, शतायु थे वो, तो वहां तक तो मुझे समझ आ गया। पर जब उन्होंने मेरे परदादाजी के पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनके परदादा का नाम, उनके पिता का नाम, जब वो पीछे 10-12 पीढ़ियां ले गया, मुझे ऑलमोस्ट 600-700 साल पीछे ले गया, क्योंकि 100 साल के तो हमारे बुजुर्ग मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं।
तो मैं एकदम शॉक हो गया कि भाई ये आप मुझे उतार के दे सकते हैं। तो उन्होंने पेन पेंसिल दी और मुझे कई पीढ़ियों के नाम बता दिए। अच्छा। और बताते बताते वो मुझे पूछने लगे कि आपके घर में कोई ज्योतिषी है? अच्छा। मैंने कहा ये कैसा प्रश्न है भाई? हाँ। मैंने कहा जी नहीं, हम तो लोहे का काम करते हैं। हाँ। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो 5 भाई हैं, और उनमें जो सबसे बड़े भाई थे वो भी पंजाब के बड़े फेमस ज्योतिषी नहीं थे, ब्राह्मण कर्मकांडी जो होते हैं ना, अच्छा। वो थे। वो भी यहाँ नहीं, सुल्तानपुर लोधी हमारा गाँव सुल्तानपुर है, लोधी में, हाँ। कपूरथला के, वहाँ पे वो बड़े फेमस एक ब्राह्मण थे। उस टाइम पे भी कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ उनके पास आकर बैठे रहते थे, हालांकि मैं बहुत छोटा सा था। तो मैंने कहा जी कोई ज्योतिषी नहीं है। हाँ, मेरे दादाजी हैं जो उनके मैंने देखा उनके पास लोग आते रहते हैं पाठ पूजा हवन विवाह शादी के लिए। कहता उससे पीछे कोई जानकारी है तुम्हें? मैं कहा नहीं जी। कहता जो ऊपर वाले तुम्हें मैंने 8-10 नाम लिखवाए हैं, 4-5, वो सारे उस समय के किसी शासक या राजा के ज्योतिषी रहे हैं। अच्छा। मतलब पैरों से जमीन निकल गई, खिसकाने वाली बात आती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब कोई ये कार्य कर रहा है आपके ये काम? मैं कहा नहीं। कहता उनके बच्चे कर रहे हैं, मेरे जो बड़े वाले दादाजी कपूरथला वाले। मैं कहा नहीं, वो भी नहीं कर रहे, वो भी कोई जॉब कर रहा है कोई, वो तो इलाका ही हमारा है जो कनाडा पहुंच जाता है। हाँ, हम कपूरथला दुआबे वाला एरिया। हाँ जी। मैं कहा सारे बच्चे ऑलमोस्ट फॉरेन चले गए, कनाडा या अमेरिका में है। तो आगे तो किसी ने अपनाया नहीं। बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे पंडित की ब्राह्मण की आदत होती है। कहता ये जो तेरे हाथ में जो बृहस्पति है ना यहाँ पे, और ये जो उसके नीचे रेखा जा रही है, तू ही करेगा। अच्छा। मैंने कहा पंडित जी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हाँ। और मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं है, मशीनरी में है। हाँ। मेरी फैक्ट्री में खराद मशीनें लगी हुई हैं, स्पेशल मैंने अपने लिए एक रखी है कि वहाँ पे फोरमैन या कारीगर नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा, मैंने ही उसको ऑपरेट करना है, ड्राइव करना है। तो मैं तो स्पेयर पार्ट्स बनाता हूँ। फिर इस जगह पे उन्होंने उंगली घुमानी शुरू कर दी। बाद में मुझे पता चला इसको जुपिटर माउंट, बृहस्पति का पर्वत बोलते हैं। जब मैंने सीखा, कहते ये जो है ना ये कुछ कह रहा है, और फिर अगर मैं हुआ तो तुम मुझे बताने जरूर आओगे। अच्छा। तो मैं मखौल उड़ा के हंस के उठ के आ गया। कई बार सुनी सुनाई बात है। जीन्स टी शर्ट पहना हुआ बच्चा, जो आज के युग में भी हमें भी मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो नहीं मानते, मैं भी वैसा ही। पर उस बात ने मेरे अंदर एक सुलगा दी, एक छोटी सी चिंगारी। फिर मैं अपने बड़े दादाजी को ही मिला जाके कपूरथला। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे बताया कि हमारे परिवारों में ऐसे थे। कहते मुझे तो पता है, पर आप अब बच्चों ने अब नहीं आगे अपनाया, तो हमने किसी को प्रेशर नहीं डाला, तो आप लोग वैसे ही लोहे के काम में पड़ गए, तो आप तो अच्छे फल फूल रहे हो, तो इस काम में क्यों जाना होगा आपका? मैंने कहा जी मुझे सिखा दीजिए, मुझे कुछ टिप्स ही दे दीजिए, जैसे अब आदत हो कुछ गई, तो पता लगे, होती है ना कि किसके पास बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे पंचांग होता ना जो, वो पकड़ा दिया। कहता ये आधा संस्कृत में है और आधा हिंदी में है, ठीक है, इसको पहले पढ़ के आओ, फिर बात करेंगे। वो तो बड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना, इतने लंबे 150-200 पेज। हाँ, मैंने कहा जी इसको पढ़ने की विधि नहीं मुझे पता। जब मैंने उसको खोला, आड़ी तिखी रेखाएं, संस्कृत के शब्द, श्लोक, कई बातें लिखी हुई। मैं कहा जी मुझे तो इसको पढ़ना भी नहीं आएगा। उन्होंने कुछ मुझे उसको पढ़ने के तरीके बता दिए। अच्छा, कि कैसे पढ़ते हैं? हाँ, कि हिंदी से शुरू कर लो, क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, पंचांग जो है वो संस्कृत के साथ हिंदी में भी उसी पंचांग में उसका एक पाठ होता है। हाँ। तो मैंने हिंदी से पढ़ा और इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को खोलते हो ना, फिर वो खुलती जाती है, खुलती जाती है, तो पढ़ते हैं, खुलती जाएंगी। फिर लुधियाना आए। लुधियाना में भी क्योंकि बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, घर में पंडित पुरोहित आते रहते थे हमारे ग्रैंडफादर को, पंडित जी ये दिन आ रहा है पूजा करा लो। मेरे दादाजी को भी लोग वैसे पंडित जी कहते थे, पर वो बिजनेसमैन लुधियाना, पंडित जी आज दिवाली आ रही है, आज दशहरा आ रहा, तो आते रहते थे। जो पंडित जी हमारे घर में आते थे उनसे भी मैंने फिर पूछा, थोड़ा उनसे पूछा। क्यूरियोसिटी होगी ना अब। हाँ, अब क्यूरियोसिटी होगी, अब तो देखते हैं कि क्या नेक्स्ट व्हाट।
तो उन्होंने भी मुझे फिर काफ़ी मोटिवेट किया। उसके बारे में बताई चीज़ें कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो वो पढ़ते 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 ज्योतिष की किताबों तक मैं पहुँच गया। सबसे अच्छी गुरु किताब होती है, मैंने बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास वो रहेगी सदा, वो हमेशा रहेगी। हाँ, और हर चीज़ का जवाब देगी। हाँ, और उस जमाने में मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा, मैं उन्हें भी गुरु समान समझता हूँ, पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी, हाँ, जोधपुर, बहुत फेमस, वेरी फेमस। आजकल उनके बच्चे आगे, हाँ, उनके सारी फैमिली है, वो भी अब संपर्क में है क्योंकि मीडिया में आने के कारण। जी 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 जी। उनकी किताबें ही किताबें थी हाँ, ज्योतिष के विषय में। सबसे पहले मैंने एक किताब खरीदी, वृद्ध हस्तरेखा शास्त्र। अच्छा, वो मैंने एक किताब खरीदी बुक्स मार्केट से, किताब पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, आदत क्या होती है कि उसमें एग्जाम्पल लाइनें छपी होती हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, वो अपने हाथ से ही बंदा पहले मिलानी शुरू कर देता है। हर बंदा अपनी देखता है मेरी कितनी बड़ी रेखा है। हाँ, तो उसमें वही जुपिटर पर्वत की बात लिखी हुई थी जो हरिद्वार वाले पंडित जी ने मुझे बताई थी। तो बात माइंड में स्ट्राइक कर गई, क्या मेड फॉर दिस, कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जिसके ये बृहस्पति पर्वत इंडेक्स के नीचे होता है, वो अगर उभरा हुआ स्पष्ट बढ़िया सॉफ्ट सुंदर हुआ तो वो धर्म का ज्ञाता और प्रवक्ता भी बनेगा। बृहस्पति उच्च हो गया। हाँ, उच्च, उसको उन्होंने उच्च मान लिया ना। मान लिया। कुंडली में तो बाद में पहुंचेंगे, यहीं से देख लेते हैं कौन सा दब गया, कौन सा उठ गया। पुष्य एंड पुल का मतलब उच्च और नीच होता है हस्तरेखा में। तो वो जब मुझे उच्च बृहस्पति जैसे आपने बोल दिया, समझ आया कि इसमें तो सचमुच वो बात लिखी हुई है जो हरिद्वार वाले पंडित जी ने बोली थी। तो फिर ध्यान इस विद्या की तरफ और ज्यादा चला गया, और अब आपके मैं सामने हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो अब कैसे फील हो रहा है? अब ऐसी ये विद्या है, ऐसा ये शास्त्र है, इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सच में बहुत सालों से मैं भी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ ऑनेस्टली। 20-22 वर्ष तो अब मुझे आप लोग टीवी चैनल पे देख ही रहे हो। जी जी। और ये घटना उससे भी 4-5 साल पुरानी है। हाँ, यानी कि मैंने किताबों से पहले पढ़ना शुरू कर दिया था। 3 दशक हो गए आपको इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने ज्योतिष को पढ़ लिया था, फिर पढ़ लिया। और फिर प्रभु जैसे कृपा करते हैं, लुधियाना में हमारे बहुत ही आदरणीय, बड़े ही सम्माननीय प्रोफेसर मोहन साहब, हाँ, बड़े फेमस बंदे प्रोफेसर मोहन साहब, उनसे मुलाकात। उन्होंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो था वो शुरू किया था, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली के साथ संपर्क में थे, मेरे फादर साहब के साथ, ग्रैंडफादर के साथ। तो मैंने अपने परिवार से इजाज़त लेके उनके उस स्कूल में कक्षा में एडमिशन ली और शुरू कर दिया, और इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब तो आके वो समय आ गया कि लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर ज्योतिष जो है वो राज कर रहा है। जी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आने के बाद तो एकदम से लोगों का रुझान जो इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको नहीं लगता कि रुझान के साथ साथ लोग गलत रास्ते पे भी चल गए हैं? फेक पंडित बड़े आ गए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत कुछ है। देखो, ये हर फील्ड में ही है, हर इंडस्ट्री में से। आप भी एक फील्ड को चलाते हो जी, इमिग्रेशन फील्ड, इमिग्रेशन को, जी, है ना। उसमें हर रोज अखबार में छपा होता है, हाँ हाँ, पॉजिटिव, इतने लाख का धोखा, इतने लाख का, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि हर फील्ड में हर तरह के लोग अच्छे और बुरे लोग तो होते ही। हर डॉक्टर में भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। कमी केवल इतनी होती है, जो बुरे लोग बन जाते हैं उनका पहला मकसद पैसा हो जाता है। उनका पहला मकसद कर्म नहीं होता, अपना काम नहीं होता, कितना नहीं होता। अगर वो पहला मकसद जो है कर्म, अपना कार्य, उसको सही तरीके से निभाना शुरू कर दें, तो विष्णु भगवान ने भृगु महाराज को कहा था कि लक्ष्मी तुम्हारे घर चल के आएगी। अच्छा, ज्योतिष की शुरुआत ही इस भगवान के आशीर्वाद से हुई थी। ये भी मैं आपको बातों बातों में चलो बता देता हूँ। मैंने कहा ना, ये सनातन का हिस्सा है। सनातन, भृगु ज्योतिष मैंने सुना है, मतलब इस चीज के बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में ये कथा है जी, कि भृगु महाराज को अपॉइंट किया कि ये पता करके आओ ब्रह्मा विष्णु महेश से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आंखें बंद की हुई थी, तपस्या में लीन। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों को स्पर्श कर दिया। साधु के चरणों को स्पर्श कर दिया तपस्या में, वो उनकी तपस्या
भंग हुई तो ब्रह्मा जी क्रोध में उठे। जब उन्होंने क्रोध देखा, भृगु जी ने उनसे क्षमा मांगी और वापस आ गए और ये लिख लिया कि ब्रह्मा जी में तो कुछ कमी है, क्रोध है, क्रोध है, इनको मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकता। फिर वो शंकर जी के पास गए। उन्होंने सोचा इनको अब स्पर्श नहीं करना, क्योंकि अगर स्पर्श करूंगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। वो बैठ गए, शिव जी का वो भी जाप करने लग गए। कई हजार वर्ष ना शिव जी उठे ना वो उठे, ना भृगु जी वहां से उठे। अंत में उनको, भृगु जी को, उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ा कि ये तो मस्त मलंग है भाई, ये तो भोला है, इसको भी मैं अभी किसी कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकता। फिर वो भगवान विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी भी योग निद्रा में रहते हैं, आपको पता ही है। जब आप उनके चित्र देखोगे, हाँ, योग निद्रा में, वो योग निद्रा में रहते हैं भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भृगु महाराज ब्रह्मा जी से और शंकर भगवान से एक तरह का अपसेट होके आए हुए थे, परेशान होके। तो विष्णु जी का भी वो प्रतीक्षा करने लगे कि कब उठे तो मैं बात करूं। इस बार प्रभु ने ऐसा माया, ऐसी खेल रची, भृगु महाराज जी को ही उत्तेजित कर दिया। भृगु जी ने विष्णु जी की छाती के ऊपर पैर मार दिया। ओ, ये कथा है हमारे पुराणों की। अच्छा, इसका मैं आपको एक प्रमाण भी दूंगा, अभी अभी आपके घर में ही दिखाऊंगा। वेरी गुड। भृगु महाराज ने जब छाती पे पैर मारा, विष्णु भगवान ने आंखें खोली। महालक्ष्मी वहां बैठी हुई थी। उसने भृगु जी को श्राप दे दिया। कहती, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे परमेश्वर, मेरे पति की छाती पे पैर मारा, तुम्हारे घर आज के बाद लक्ष्मी नहीं आएगी। अच्छा, पंडित हमेशा दरिद्र रहेगा। ये लक्ष्मी ने ब्राह्मण को एक श्राप दे दिया। विष्णु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भृगु महाराज ने विष्णु जी के चरण पकड़ लिए कि भाई आप ही ने तो मुझे इस ड्यूटी पे लगाया कि मैं पता करके आऊं कौन सर्वश्रेष्ठ। मैं तो अपने तरीके से पता कर रहा हूं, अब मुझे मिल गया श्राप, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाइए, उन शास्त्रों की रचना कर दीजिए जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान बंद हो। अगर आप सफल हो गए तो मेरा ये आपको वरदान है, प्रॉमिस है कि लक्ष्मी भी आपके घर फिर चल के ही आएगी। लोग आपको प्रणाम भी करेंगे और दक्षिणा स्वरूप लक्ष्मी भी चल के आएगी, अगर आप सफल हो गए तो रिजल्ट ये हुआ। भृगु महाराज ने फिर ध्यान और तपस्या से भूत, भविष्य और वर्तमान करने वाला एक शास्त्र बनाया। उसी को आज हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। 18 ऋषि मुनियों ने मिलकर इसके ऊपर कार्य किया है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फेमस हुए हैं ऋषि पराशर जी। वो इसलिए फेमस हुए हैं, जब आप शास्त्र पढ़ोगे, ऋषि पराशर ने 3 जन्म लिए हैं। अच्छा, तब जाकर ज्योतिष पूरा हुआ है। कश्मीर की धरती ऋषि पराशर की धरती है। कश्मीर की धरती उनके गोत्र कश्यप ऋषि की धरती है। उसे माँ सरस्वती की धरती कहा जाता है। वहां पर आज भी पराशर झील है। वहां पर आज भी एक ऐसा कुंड है जिसके ऊपर, उस कुंड में एक पत्थर है जहां ऋषि पराशर तपस्या करते थे। वो ऋतु के हिसाब से पत्थर अपना स्थान बदलता है। अच्छा, और हम सर्च करने के बाद ही इस विषय के कायल हुए हैं, प्रशंसक बने हैं कि इतना बड़ा हमारा सनातन, और विद प्रूफ्स, और वो प्रमाण आपके घर में भी है। वो कैसे? आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल जी का रूप है। हाँ जी, हर घर में होता है। हर घर में। उनको कभी वस्त्र बदलते हुए, वस्त्र नहलाते हुए, वस्त्र बदलते हैं, हम भोग लगाते हैं, वस्त्र बदलते हुए छोटे से कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की छाती देखिएगा, उसके ऊपर एक पैर बना होता है। अच्छा, वो भृगु महाराज का चरण है। ओहो, आपके घर में भी होगा, चाहे आप आज जाकर चेक कर लीजिएगा। nice. चाहे जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक, अपने अपने घरों में देख लीजिएगा, आपको लड्डू गोपाल की छाती के ऊपर भृगु जी का चरण मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि पंडित राजेश शर्मा जी, आपने ना बहुत रिसर्च करके, क्योंकि मैंने बहुत वॉच किया है आपको अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर, वर्ल्ड वाइड बहुत वॉच किया आपको, क्योंकि काफ़ी सालों से आई बिन फॉलोइंग दिस, क्योंकि मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, मेरे सवाल ये है,
लोगों ने कन्फ्यूजन्स भी बड़ी पैदा कर दी है ना। एस्ट्रोलॉजी हो भी पार्ट भी बड़े गए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया, हस्तरेखा अलग हो गया है ना। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज़ आ गई कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ जी, मैं स्कॉर्पियन हूँ जी, तो मैं लिब्रन हूँ, तो ये चीज़ आ गई है ना जन्म के हिसाब से। लगन राशि अलग हो गई। सबसे सही क्या? देखिए, ये हमारा वैदिक शास्त्र है जी। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसमें कुंडली बनाने से भी पहले जो ग्रामर पढ़ना पड़ता है, गणित पढ़ना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें मुहूर्त की बहुत बड़ी एक वैल्यू है। हमारे देश के ऊपर बहुत सारे आक्रांता आए हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल। मंगोल आए, मुगल आए, डच आए, ब्रिटिश आए, और सबने ये प्रयास किया है कि इनके इस सिस्टम को किसी तरह ध्वस्त किया जाए। ध्वस्त किया जाए, हाँ। एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि एक ब्रिटिश एजेंट भारत में घूम रहा था। ये उसे इसीलिए भेजा गया कि जाके पता करो कि भारत के पास शक्ति क्या है। कि 800-900 साल मुगलों ने अत्याचार किए। सही है। औरंगजेब के बारे में तो ये मशहूर था कि वो इतने जनेऊ कटवाता और चोटियां कटवाता था अपने वजन के बराबर, उसके बाद वो अपना दिनचर्या शुरू करता था या खाना खाता था, जो भी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, ठीक है, और प्रमाणित कहानियां, क्योंकि उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखी हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कहा कि जाके पता तो करो कि 800-900 साल से ये खत्म नहीं कर सके इनके धर्म को, क्या राज है। हाँ। वो ब्रिटिश अधिकारी घूमता घूमता घाट पर पहुंच गया, हरिद्वार के। हरिद्वार के घाट पर जब कुछ लोगों से वो इकट्ठी कर रहा था जानकारियां, तो किसी ने उसको कहा कि आइए आपको एक जगह ले जाते हैं, वहां आपको सारी कोलैबोरेटिव मिल जाएगी ये जानकारी। वो एक कुटिया में ले गए जहाँ पे एक पंडित जी फटेहाल और दिए की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। तो वो दो भाषीय जो ट्रांसलेटर होता है अंग्रेज, उनको लेके चला गया और उससे पूछने लगा कि ये क्या क्या हो रहा है, मैं ये बातें जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहते भी मैं पंचांग लिख रहा हूँ। वो कहता इसमें क्या होता है? कहता अगर इसमें क्या होता है ये पूछना है तो केवल 2 दिन यहाँ रुक जाओ, मैं आपको अपनी कुटिया में स्थान दे देता हूँ, तब तक आप घाट देखो, आनंद लो, हरिद्वार है, प्रभु की धरती पे आए हैं। तो वो अधिकारी उस जगह पर घूमता रहा। दूसरे दिन जब वो रात को सो गया, तीसरे दिन जब सुबह उठा कि उस घाट के ऊपर जहाँ इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग घूम रहे थे, देखते देखते 50, 100, सैकड़ों, हजारों, लाखों, कई लाखों, करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए कुछ घंटों में। वो बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। आज तो हम कर सकते हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में डालूं कि आ जाओ भाई सारे, वहां मिलूंगा मैं आपको, आ सकता। उस समय ऐसा क्या हो गया। तो वो जल्दी वापस कुटिया में फिर गया, पंडित जी को पूछा ऐसा बाहर आज क्या हो गया, 2 दिन से तो यहाँ कुछ भी नहीं था। कहता यही तो मैं लिख रहा हूँ। कहता क्या लिख रहे हो? कहता इस पंचांग में मैंने लिखा है कि कुंभ का स्नान करने का समय आ गया है। हाँ। कुंभ इस तिथि, इस नक्षत्र में, इस वार को लगेगा और ये पंचांग हमारे पूरे भारत में जाएगा। बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार। मतलब कई बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ना, गूज बम्स जो होते हैं वो हो रहे हैं मुझे हो रहे। और बात ये है कि एक तरफ पंचांग वही चीज बताती है, दूसरी तरफ नासा। अब 50 रुपए की पंचांग खरीद लो और वो नासा का सारा पढ़ लो और वो सब बता देंगे जी इस तरह। अब जब पीछे एस्ट्रॉयड की कहानी थी कि एस्ट्रॉयड आ रहा है, धरती से टकराएगा, ये वो पंचांगों में तो पहले लिखा हुआ है। कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन से टाइम पे चेंज हो रहा है, वो आपको 50-100 रुपए की पंचांग से पता लग जाता है। तो आप उस मैक्स मूलर की रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे, मैक्स मूलर की रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे तो उसने लिखकर भेजा जी कि अगर भारतवर्ष को कैप्चर करना है या इनको खत्म करके अपना रूल लगाना है तो सबसे पहले इस चोटी वाले को खत्म करना पड़ेगा। इस पंडित के बारे में तुम्हें कोई गलत फहमियां फैलानी पड़ेंगी। इसके हाथ में जो किताब है उसके बारे में कुछ ऊट पटांग बातें निकालनी पड़ेंगी। लोगों के दिमाग में से ये निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये जो चोटी लगाकर, तिलक लगाकर बैठा है ये कोई पाखंडी सा है। नहीं तो ये तो बिना बताए इकट्ठे हो जाते हैं। जो एक किताब के एक पन्ना पढ़कर 1 लाख 1 करोड़ बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पहले तो उसकी शक्ति को मिटाना पड़ेगा। उस रिपोर्ट को
इंग्लैंड में आज भी वो दर्ज है उनकी लाइब्रेरी में, मैकॉले के पास पहुंची। मैकॉले को उस समय के जॉर्ज पंचम राजा ने निर्धारित किया कि जाओ पहले तो इनकी देव भाषा सीखो, संस्कृत कि लिखा क्या पता तो लगे। हाँ, उसके बाद फिर बताएंगे क्या करना है। फिर उसने संस्कृत सीखी। मैकॉले ने फिर आकर हमारे ग्रंथ उठाए, फिर उनमें मिलावटी बातें लिखनी शुरू कर दी कि ब्रह्मा जी तो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पॉसिबल, कभी भी नहीं। वो आज के युग में भी पॉसिबल नहीं है। आज हो सकता है? आज भी नहीं हो सकता, वो कलयुग में भी नहीं हो सकता। फिर हाँ, तब तो कैसे हो सकता था? शंकर भगवान के स्वरूप को लिंग बना दिया। हाँ, लिंग का मतलब चिन्ह होता है, चिन्ह उन्होंने होता उसको काम के साथ जोड़ काम दिया। के साथ जोड़ ये सारी बातें वहाँ से हमारे ग्रंथों में मिलावट करते 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 स्टेज पे आज बाजार में वो मिलावटी ग्रंथ भी हैं जिसमें ऊट पटांग बातें लिखी हुई हैं। और वो ऊट पटांग ग्रंथों को पढ़ने वाले, किताबों को पढ़ने वाले लोग भी हैं जो वो जानकारियाँ इकट्ठी कर लेंगे और उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, तो फिर आपको पता बाजार में कैसे लोग मिलेंगे। फिर सर सच बताऊं, पिछले 10 मिनट की बात में ना मेरा अपना माइंड बड़ा क्लियर हो गया जी, ऑनेस्टली। क्योंकि कई चीज़ें जो मेरे भी दिमाग में थी, जैसे ब्रह्मा जी वाली आपने बात बताई है या शिव जी वाली बात बताई है, तो वो चीज़ें क्लैरिटी ही तभी होती है जब राइट पर्सन सामने आता है। जी। नहीं तो बाकी तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। इन सब बातों के लिए ना अपना जीवन समर्पण करना पड़ता है। हाँ। जिस दिन मैंने उस पंचांग को उठा लिया, उस दिन के बाद मैं अपने पारिवारिक बिजनेस दुकान में गया नहीं हूँ। आज मुझे 20 साल हो गए, मैं अपनी दुकान पर नहीं गया, वापस नहीं गया हूँ। सही बात है। इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है, जीवन देना पड़ता है। और लोग तो कहते हैं ज्योतिष की बात तो नितिन जी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कुंडली देखना ये उसके ऊपर तो चलो कर लिया आज रिसर्च, पर उसके पीछे तो आओ कि कैसे इस कैसे हुआ चीज को खराब किया गया है। ऐसे ये इंसान थे, वो बहुत बड़ा वायलिन बजाते थे जी। तो बहुत बढ़िया वायलिन बजाते थे। तो किसी ने पूछा, किसी ने कहा, कहता मैं आपकी तरह वायलिन बजाने के लिए ना पूरी ज़िंदगी दे सकता हूँ। तो उसने जवाब दिया, कहता मैं तो दे चुका हूँ। वही बात है, कोई इतना डीप जाने के लिए अपनी लाइफ पूरी उसमें रिसर्च में लगानी पड़ती है, तो जाके बात बनती है। अच्छा, ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं ना। कुंडली में कई सारी चीज़ें हैं, ग्रंथों में भी बहुत सारा कुछ लिखा गया है, जैसे हमारी बात इस टॉपिक पे हुई। कुंडली में क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी कुंडली सबसे बढ़िया हो? आप देखते ही कहते हो कि यार सारा ही राजयोग है तुझा। देखो, ऐसी सर्वसंपन्न कुंडली तो हमने अभी किसी की नहीं देख पाए हैं जी, क्योंकि कुंडली में नवग्रहों का अवलोकन किया जाता है जी। उनमें भी कुछ शुभ ग्रह, कुछ पाप ग्रह, कुछ अशुभ ग्रह भी होते हैं। उसकी जो दशा होती है ना, दशा जी, जैसे किस ग्रह की कितनी दशा है, बिल्कुल। अमूमन सबको जो सबसे ज्यादा फेमस है राहु का पता है हाँ, कि राहु, 18 शनि, वर्ष की मंगल। दशा है, 18 वर्ष। शनि की 19 वर्ष की है, बृहस्पति की 16 वर्ष की है। उसमें जो दशा है ना, वो दशा अपना कार्य करती है। कुंडली कभी किसी की सर्वसंपन्न नहीं होती, ना सबसे अच्छी ना ही सबसे बुरी भी नहीं होती। अच्छा, बुरी भी क्यों होगी? हाँ, तो भगवान ने बनाया है। यस, कुछ तो दिया होगा उसे। हाँ। भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है, उनमें श्री राम जी के जन्म नक्षत्र, जन्म लगन और जन्म के ग्रहों का लिखा हुआ है, वर्णन है पूरा। सारा वर्णन है। अगर उसको आप ध्यान से अवलोकन करेंगे तो आप उसको भी ना तो पूर्ण सर्वश्रेष्ठ पाएंगे उस कुंडली को, नहीं कर सकते, और ना ही उसको खराब पाएंगे। देखने का नजरिया हो सकता है, नजरिया चेंज हो वो ये कह सकते हैं कि भाई कैसी किस्मत है राम जी की कि अगले दिन सुबह राज तिलक अयोध्या के राजा बनना था, उनको वनवास मिल गया। ये देखने का नजरिया है। पर इसके ऊपर 300 साल पहले ऋषि वाल्मीकि की रामायण पढ़ के उनके एक भक्त तुलसीदास जी ने रिसर्च किया, जब रामचरितमानस लिखी, जब उसको पूर्ण किया, उसमें उन्होंने अंत में क्या लिखा, राम जब वन गए तो कुछ बन गए। राम जब वन गए तो कुछ बन गए, अन्यथा वो युवराज पैदा हुए थे, भगवान ना बन पाते। फिर बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी तो राम जी को वन भेजने वाला, हाँ, उसमें ग्रह छुपा हुआ है भाई, उस ग्रह की महादशा का खेल है। उसी को तो शनि कहा गया है। अच्छा, उसी को कहा गया जाइए बियाबान जंगलों में जाइए, हाँ, वहां पे मित्रों की संख्या बढ़ाइए। अब
वहां सफलता है श्रम में। श्रम में। तो ना तो वो खराब कुंडली है, ना वो अच्छी कुंडली है। तो ना कुछ सर्वोच्च है दुनिया में, ना सबसे निमन है। ये सब इन ग्रहों की स्थितियों पर, उसकी दशा पर, उसके फल पर निर्भर करता है। अच्छा, सबसे बढ़िया ग्रह कुंडली में आप कौन सा समझते हो? फिर ये भी प्रश्न आपका थोड़ा उसी के साथ मिल गया। फिर भी कोई एक बढ़िया जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा सबसे अच्छा शुक्र है। देखिए, ज्योतिष में जो चलन है जी कि जब हम ग्रहों को पढ़ते हैं जी। और लेमैन लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो कहते हैं भी कुछ ग्रह पाप ग्रह होते हैं, कुछ अशुभ टाइप के होते हैं और कुछ शुभ होते हैं। जिसमें जैसे शुक्र कोई बोल देते हैं लोग कि ये ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरीज का कारक है, ये शुभ ग्रह है। पर वही शुक्र अगर छठे घर में हो, देते हैं 8वें घर में हो, राहु के साथ श्रापित हो, तो वही शुक्र आपको चरित्रहीनता की तरफ ले जाता है, लेके जाएगा। पक्की बात है। समझ गए? तो इसलिए हर ग्रह शुभ या अशुभ उसकी स्थिति के अनुसार होता है। अच्छा, मैं आपकी की बात रोकता हूँ जी, मेरी कंफ्यूजन दूर करिए। जी जी जी। प्लेसमेंट लॉर्ड एस्पेक्ट, PLA हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जी। मैंने भी कुछ पढ़ा है इसके बारे जी में। जी जी जी। प्लेसमेंट मतलब ग्रह कहाँ प्लेस्ड है। जी। लॉर्ड मतलब उस घर का लॉर्ड कौन है जी। या उसकी दशा दृष्टि किसके ऊपर पड़ जी, रही है। बिल्कुल ठीक प्लेसमेंट लॉर्ड। आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं? देखिए, इन तीनों का कोलैबोरेशन ही तो जन्मपत्री का फलादेश है। अच्छा, इसमें कोई एक चीज महत्वपूर्ण नहीं है, तीनों ही इक्वली महत्वपूर्ण है। अच्छा। अब आम तौर पे जो हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, हम ये समझते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ेगी उसको शुभ कर देगी, और जहां बृहस्पति बैठता है उसको नष्ट करता है। ये उसको सुना थोड़ा यस सुना मैंने, पढ़ा। स्थान हानि करोति जीवा। कि जीवा बृहस्पति को कहा गया संस्कृत में। स्थान हानि करोति जीवा, स्थान वृद्धि करोति शनि। कि शनिदेव जिस स्थान पे बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, बृहस्पति जिस स्थान पे बैठते हैं उसकी हानि कर देते हैं। पर बृहस्पति की दृष्टि में कहा गया है कि जहां देखते हैं वहां उसकी वृद्धि कर देते हैं। अब इस बात को बहुत ज़्यादा शोध करने के बाद, सैकड़ों कुंडलियां पढ़ने के बाद मैं जिस रिजल्ट पे निकला हूं, ये बात सही नहीं है। नहीं है सर। हमें वृद्धि और नष्ट का शब्द का अर्थ समझ नहीं आया। अच्छा। अब मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल और शनि इकट्ठे हैं। अब मंगल अग्नि शनि तेल, ठीक है, अंगारक दोष हो गया। मान लीजिए वो सप्तम भाव में है, जिसको विवाह स्थान कहते हैं, पार्टनरशिप, विवाह, जो भी हो गया। उसके ऊपर तीसरे या 11वें घर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, जिसे कहा जाता है कि ये वृद्धि करने वाली दृष्टि है। लेमैन कहेगा कि इसको बृहस्पति ठीक कर रहा है। जब मैंने पाया कि ये तो उस अंगारक को वृद्धि कर रहा है, और उसी के कारण तो वो तलाक हो रहा है, उसी के कारण पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी के कारण पार्टनरशिप टूट रही है, क्योंकि मंगल शनि की तो नेचर है ही है। अग्नि और तेल तो मिल ही गए। बिल्कुल सही है। बृहस्पति ने तो फिर वृद्धि कर दी। अब उस वृद्धि को आप पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव है। बिल्कुल। क्योंकि उसने जो गलत जगह थी उसे और जैसे आग को हवा दे दी। और स्थान हानि करोति जीवा। कि बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है उसकी हानि करता है। इसको मैंने बड़ा ढूंढा कि अब बृहस्पति को एक शुभ ग्रह, आशीर्वाद देने वाला देवगुरु कहते हैं, ये इसके साथ हानि शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? अब आप हैं, मैं हूं, हमारे कोई गुरु आ जाए हमारे घर में, इस दफ्तर में आ जाए, टीचर ही आ जाए, चलिए, हानि नहीं करेगा, वो आपको हानि करके जाएगा? नहीं जाएगा ना। हानि किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। मान लीजिए गुरु आ गए आपके घर में या आपके दफ्तर में, आप बड़े व्यस्त थे किसी काम में, उस काम की हानि आपने कर ली कि नहीं भाई इसको छोड़ दो, आज ये फाइल साइन नहीं करनी, आज मेरे गुरु आए हुए हैं। पर जब गुरु उठ के जाएगा, आपको फिर जाते हुए देखे जाएगा, आशीर्वाद देके जाएगा, कुछ ना कुछ आपकी झोली में डाल के जाएगा। तो हानि शब्द की डेफिनेशन कुछ और है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं, क्योंकि गुरु ने फिर बाद में आशीर्वाद भी तो देना है आपको। तो यहाँ पर अच्छा, स्थान हानि करोति जीवा, उसकी अगली पंक्ति है स्थान वृद्धि करे शनि। शनि स्थान की वृद्धि कर देता है। अब शनि अगर आपकी योग कारक होकर तुला राशि की आपका लगन हो और उच्च हो जाए, तो वो आपकी
करोड़ों अरबों की संपत्ति बना बना सकता सकता है। है, स्थान वृद्धि कर रहा है। शनि अगर आपका सिंह लगन का स्वामी होकर छठे घर में चला जाए तो आपकी मुसीबतों की भी वो वृद्धि कर सकता है। इसलिए स्थान की वृद्धि कर देता है शनि। पर अगर शुभ राशि में शुभ योग कारक है तो आपकी प्रॉपर्टीज की वृद्धि, अगर अशुभ है तो आपकी मुसीबतों की वृद्धि भी शनि कर सकते हैं। ये ज्योतिष का व्याकरण है, इसे समझना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका फलादेश निकालेंगे, तब जाकर उपाय बनेंगे। अब मैं शनि को बुरा कह दूं, शनि उसका योग कारक है, तो मैं तो उसके दान नहीं करवाने वाला। बिल्कुल सही बात है। लोगों को तो आज तक ये नहीं पता लगा कि रत्न जो पहने जाते हैं या कलर थेरेपी है वो नीच के ग्रह की करनी चाहिए या उच्च के ग्रह की करनी चाहिए। लोग नीच के ग्रह को ही उच्च करने के लगे हुए हैं। ये आज तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए आपका वृश्चिक लगन हो, लग्नेश आपके हो गए मंगल, कर्क राशि में जाकर मंगल हो जाते हैं नीच। वो है आपके भाग्य स्थान में। ज्योतिष कहता है लग्नेश अगर भाग्य में जाए तो राजयोग होता है। अच्छा, तो आप बताइए अब मूंगा पहनेंगे कि छोड़ेंगे? इसका मतलब पहनेंगे। इसका मतलब आप इसमें धर्म त्रिकोण की सबसे अधिक वैल्यू है। धर्म त्रिकोण मतलब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। अच्छा, लग्नेश अगर आपका नीच भी हो गया या त्रिक स्थान में 6, 8, 12 में भी चला गया तो उसका फल ये निकलेगा कि इसका लग्न छठे घर में है, ये बीमार हो जाएगा क्योंकि छठा घर रोग का है। तो आप अपनी सेहत की वृद्धि करने के लिए अपने लग्नेश को बलि करेंगे या डाउन करके और ज्यादा बीमार होंगे? लोग छठे घर में देखा, अरे भैया वृश्चिक लगन मंगल का दान करो लाल चीजों का। आप लाल चीजें दान करोगे, आपका लगन और डाउन हो जाएगा और डबल बीमार हो जाएंगे। इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद फिर मैं, प्रभु की कृपा है, पहला शख्स हूं जिसने लोगों के गले से नवरत्न लॉकेट उतरवाए कि यही तो लड़ाई है कि ये देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी साथ में राहु के तो सारे अगर आपने गले में डालने हैं तो फिर हमारे पास आने की क्या जरूरत है? हमें तो आपके तो पूरा ग्रहमंडल इकट्ठा कर दिया। फिर हमने उस त्रिकोण की वैल्यू को निकाला, लगन पंचम नवम को, उसका एक त्रिशक्ति यंत्र बनाया रत्नों के माध्यम से। मान लीजिए वृश्चिक लगन है तो वो बनेगा चंद्र मंगल बृहस्पति, लग्नेश पंचमेश नवमेश, मूंगा मोती पुखराज। उसको धारण पहले खुद पे किया, लोगों के ऊपर नहीं, पहले खुद पे किया। देखा कि अगर मैं योगकारी बृहस्पति मेरा कमजोर है, डाउन है, पुखराज धारण करूं, मान लीजिए नीच ही है तो पुखराज धारण करूं या उसको दान करके और कमजोर कर दूं? लोग उसी को दान करवाने लग जाते हैं कि भैया नीच। नीच शब्द का मतलब है कि आपका शुभ ग्रह कमजोर है, इसको बलवान कीजिए। तो वहां पर फिर येलो थेरेपी तेज की जाती है। अच्छा, क्योंकि वो देव श्रेणी का लगन है, वृश्चिक लगन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तीनों की अपनी वैल्यू है, प्लेसमेंट की भी वैल्यू उतनी है, लॉर्ड की भी इतनी वैल्यू है, एस्पेक्ट की उतनी वैल्यू है ना। अब मैंने आपको दृष्टि के बारे में भी बता दिया, दृष्टि भी हो गई कि बृहस्पति की ही दृष्टि मंगल शनि की अग्नि को तेज कर देती है। तेज कर देती है। ये भी है कि अगर गलत जगह पर पड़ गई तो उसी को तेज करेगी जिसको देख रही है। लोगों ने इसको बनाया कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, अमृत है जी, वहां तलाक हो रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो क्या करें बोलो। अच्छा, बहुत बड़ी रिसर्च है इस मामले में अगर आप देखा जाए तो। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग शनि से इतना क्यों डरते हैं? देखो, शनि देव जो हैं जी, उनकी जो महादशा है 19 वर्ष की है और उनकी जो चाल है शनय शनय चाल है। अच्छा, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जिसको ढैया बोलते हैं, जिसको एक ढैया बोलते हैं। जी, ठीक है। आजकल जैसे अगर आज की बात करेंगे, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो कुंभ राशि में शनि है। अभी उनका परिवर्तन भी होने वाला है, मार्च में, 29 मार्च को। और बहुत शोर भी मच रहा है, शनि मीन में जाने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी एक गलत बात है। अच्छा, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, डिस्कस जी करेंगे। अब शनि देव, उनको धीमी चाल का ग्रह कहा गया है। धीमी चाल इसलिए है कि उनका एक जो पैर है वो नष्ट कर दिया था रावण ने। अच्छा, रावण के पास एक विद्या थी जो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेता था।
जब इंद्रजीत का जन्म होना था तो उसने अपने तपोबल से सभी ग्रहों को कुंडली के एकादश लाभ स्थान में ले गया हो कि जब मेरा पुत्र पैदा होगा वो इंद्र को भी जीतेगा। नाम तो उसने पहले ही लिख दिया था इंद्रजीत। तो सृष्टि भी तो अपना खेल खेलती है। शनिदेव ने अपना एक पांव उठाकर कुंडली के 12वें घर में रख दिया। जब शनिदेव ने कुंडली के 12वें घर में पांव रखा, इंद्रजीत का जन्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि शनि उसको 12वें घर का फल देने वाले हैं। रावण तो फिर रावण था भाई, उसने शनिदेव का पैर तोड़कर उसको उल्टा लटकाकर अपनी जेल में बंद कर दिया। अब मंगल शनि की बात हुई थी, सीता माता का उसने हरण कर लिया। सबसे पहले हनुमान जी वहां पहुंचे मां सीता को ढूंढने के लिए, देखने के लिए। मशक रूप धरी, हनुमान जी ने मशक यानी कि मच्छर का रूप धरा और रावण के महल में घुसकर ढूंढने लग गए। पहले तो वो उसके जो अच्छे अच्छे शयन कक्ष थे, जिसको बेडरूम कहते हैं, लग्जरीज, वहां घूमने लगे कि भाई अगर स्त्री को लेके गया तो हो सकता है किसी बेडरूम में रखा होगा। तो उसने पाया कि वहां तो मंदोदरी है और कोई नहीं मिला। फिर उसने और जगह देखी, घूमते घूमते वो कारागार में चला गया कि हो सकता है कैद ही ना कर लिया हो माता को। वहां पर उल्टे लटक रहे थे शनिदेव। तो हनुमान जी अपने रूप में आए, उन्होंने शनिदेव की बेड़ियां ही खोल दी। अच्छा। तो जब शनिदेव की बेड़ियां खोल दी तो शनि ने कहा कि आप कौन हैं? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मुझे कैद करने के लिए रावण ने हजारों 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 वर्ष तप किया है और आप कुछ हैं, कोई शक्ति है जो आप उसकी बेड़ी भी काट सकते हैं। तो बजरंगबली ने जब अपना रूप दिखाया तो उन्हें क्या नजर आया? शंकर सुवन, ये शिवजी का 12वां रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, के जो शंकर जी हैं वो स्वयं ही तो केसरी के घर में बजरंगबली बनकर आए हैं राम जी की सहायता के लिए। बहुत खूब। तो शनिदेव शंकर जी की तो शिष्य रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि मेरी आप जो भी ड्यूटी लगाएंगे मैं वो पूरा करूंगा। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, आप सब रामायण जानने वाले हैं। रावण की लंका को धू धू करके आग लगाई हनुमान जी ने, यही जानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल सारे। कि रावण की लंका काली हो गई। काली हो गई। रावण की लंका काली करने के लिए हनुमान जी की पीठ पर बैठे थे शनिदेव। मंगल शनि अग्नि योग, समझ गए? किसकी कुंडली में बना? रावण की कुंडली में, गोचर में बन गया। गोचर में बन गया। वो अग्नि योग ऐसा मंगल और शनि ने मिलकर पैदा किया कि रावण की लंका को काली कर दिया। सोना तो जल नहीं सकता, सोने को उसने काला कर दिया था। तो ये योग हैं जो हमारे शास्त्रों की कथाओं में से भी मिलते हैं जी। पर आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ना, पढ़ने तो पड़ेंगे, रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये ज्योतिष शास्त्र हमारे सनातन का एक हिस्सा है, हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है ये है जी। तो राहु काल बड़ा फेमस है जी कि राहु काल है जी, इसमें ये शुभ काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग पहले टाइम देखते हैं कि राहु काल में ये काम तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों देखते हैं? आइए फिर आपको कथा में ले जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने कहा ना कुंडली तो बहुत दूर की बात है, पहले बेस तो समझ लो आप। अब राहु जो है जी, बजरंगबली के साथ उसका भी एक संदर्भ है। अच्छा। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बिल्कुल सही बात है। रवि को बख्श लिया था उन्होंने, सूर्य को। तुलसी बाबा ने लिखी है ये कि बाल समय में बजरंगबली ने फल जानकर सूर्य को बख्श लिया। सही बात है, ठीक है, हम यहां तक जानते हैं। और हनुमान जी ने जब सूर्य को बख्श लिया, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ क्षणों के लिए ही धरती के ऊपर हाहाकार मच गया था, अंधेरा। हनुमान जी ने जब सूर्य को निगल लिया या बख्श लिया जी, तो इंद्र ने आकर उनकी इस स्थान पे, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु पर प्रहार किया अपने वज्र के साथ। तो हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ भी दिया था। कुछ क्षणों के लिए ही सूर्य को उन्होंने निगला भी था। पर जब सूर्य को उस समय जब निगला हुआ था तो राहु और केतु दोनों ही ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करने लगे। अच्छा। कि जब
हमने अमृत पी लिया था सागर मंथन में, वो घटना तो बच्चा हाँ, पता है, जानता सब ही जानते है, हैं, हाँ, जब राहु राहु का जन्म हुआ था। तो हमें वरदान दिया गया था कि तुम भी अब अमृत पी चुके हो, तुम्हें भी हम अपने मंत्रिमंडल यानी कि ग्रह मंडल में 7 ग्रहों के साथ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। तुम्हारे पास ये अधिकार होगा सूर्य को ग्रहण लगाने का, राहु और केतु के पास। तो ये हमारे से भी शक्तिशाली कौन आ गया जिसने सूर्य को ही निगल लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े, कहते भाई राहु तुम्हारे मुख से यही तो निकलवाना है कि तुम्हारे से भी शक्तिशाली कोई है। वो है स्वयं हनुमान। जाओ उनसे युद्ध करो, तुम्हारे पास तो तुम्हारे गुरु भी हैं, शनि भी हैं। जाओ हनुमान जी से युद्ध करके सूर्यदेव को छुड़वा लो। हाँ। ये तीनों लड़ने चले गए थे हनुमान जी के साथ। राहु और केतु को उन्होंने बगलों में कैद किया, शनि को लूम लपेट, आप पढ़ेंगे ना जब बजरंग बाण, तो उसमें आएगा आपको बजरंग बाण में सब दिया है, हाँ, लूम में लपेट लिया शनि को अपनी पूंछ में, और जो 7.5 वर्ष उल्टा घुमाया उसको, अच्छा, उसको कहते हैं 7.5। ओहो। और जब शनि थर थर कांप रहा था, फिर इन तीनों ने क्षमा मांगी हनुमान जी से कि हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें आप छोड़ देंगे तो हम आपके भक्तों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, ये मैंने ये था कि 7.5 सबकी बुरी नहीं होती, 7.5 सबकी भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ। जब शनि देव को उन्होंने लूम में लपेट के घुमाया, कभी उल्टा जिसको वक्री कहते हैं, कभी सीधा जिसको मार्गी कहते हैं, यही तो ग्रह चाल होती है। अच्छा। तो शनि देव जब क्षमा मांगते हैं तो उनके जख्मों के ऊपर उन्होंने एक बूटी लगा दी जिससे बड़ी राहत मिली। वो थी सरसों की बूटी। अच्छा। जिसे आज आप सरसों का तेल शनि की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं, तभी आपको राहत मिलती है शनिदेव से। तभी लोग कहते हैं जब से शनिदेव को तेल चढ़ाना शुरू किया है मेरे जीवन में बहुत अधिक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। तो बजरंगबली की देन है वो। और शनिदेव ने ये वादा किया था कि जो मुझे राहत पहुंचाएगा इस बूटी के माध्यम से, उसके लिए तो मैं फिर फलदायी हूँ। तो आज भी शनि शिंगणापुर में चले जाइए, जहां पर शनिदेव की प्रथम प्रतिमा प्रकट हुई थी स्वयंभू। वहां पर अगर आप किसी दिन शनिचरी अमावस पर चले गए तो शायद कुंभ से भी ज्यादा आपको मेला मिलेगा। अच्छा जी। और वो न्यायाधीश हैं इस युग के, उस युग से आज तक, राजा हरिश्चंद्र के युग से आज तक शिंगणापुर के किसी भी घर को दरवाजा नहीं है, उस शहर में ताले नहीं बिकते, और ये रिकॉर्ड है ब्रिटिश काल से आज तक एक भी चोरी की FIR दर्ज नहीं हुई। ये है हमारे देवी देवताओं का प्रभाव जिसे दुनिया मान नहीं सकती, जान नहीं सकती जब तक वो रिसर्च नहीं करेंगे। देखो बात पता क्या है सर राजू शर्मा जी, मैं शुरू हुआ था ज्योतिष से। मैं तो कह रहा हूँ कुंडली बहुत दूर है, बहुत कुंडली तक जाने के लिए पहले मेरे साथ आपको बहुत पढ़ा है इसके बारे में। जी। मैं तो हैरान हूँ जी। मैं अभी आपको कुंडली के 12 ग्रह, 9 राशियां, 12 राशियां, ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। वहां तक जब आपको लेके जाऊंगा आप कहोगे मुझे तो पहले ही समझ आ चुका, पहले समझ आ गया सारा कुछ जी। की बात ही यही है। इसीलिए कहते हैं कि शनि 7.5 सबके लिए अच्छी नहीं, सबके लिए बुरी नहीं। वो फिर आपकी पहली वाली बात का उत्तर है, प्लेसमेंट। हाँ, प्लेसमेंट, लॉर्ड ऑस्पेक्ट। यस, अगर शनि योग कारक होकर शुभ राशि के प्रभाव में है तो वो क्यों बुरा करेगा? फिर नहीं करेगा। आज के समय में शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 उनके ऊपर चल रही है। मीन के ऊपर प्रथम ढैया, कुंभ के ऊपर दूसरा, और मकर के ऊपर तीसरा ढैया। जब तक शनि कुंभ राशि में है, और योग कारक किसके होते हैं पता है आपको? केवल देव लगन वालों के। अच्छा, सॉरी, दैत्य लगन वालों के, जिसमें मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, उनके 2 लगन आते हैं। अच्छा। दैत्य और देव 2 श्रेणियां हैं हमारी। दैत्य लगन वालों के लिए शनि योग कारक होते हैं। तुला लगन की बात कर लीजिए, मान लीजिए तुला लगन है तो शनि तो उनको राजा बनाएंगे क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो उसके ऊपर आ जाए 7.5, कमाल कर देगी उसके जीवन में। बहुत बढ़िया। और कहीं राहु भी शुभ हुआ तो क्योंकि राहु तो शनि का शिष्य है, दोनों मिलके उसको सड़क से उठाकर ऊंचे पद तक ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने बहुत सारी कुंडलियां देखी हुई हैं। और इसी तरह से ढैया भी है। इसी तरह से वो
साढ़े साती का मतलब होता है 7.5 वर्ष का चक्र, चंद्र राशि से एक घर पीछे, चंद्र राशि के ऊपर, चंद्र राशि के एक घर आगे। वो जो सारे काम शनिदेव 7.5 साल में करते हैं, उसको कहते हैं प्रथम ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि पहला ढैया बहुत संघर्षमय भी होता है, दूसरा ढैया मध्यम होता है, तीसरा ढैया शनि जाते जाते आपको कुछ ना कुछ फिर प्रदान भी करते हैं, फल भी देता है। ऐसा ही तो जेल में होता है। कोई कैदी पकड़ा जाए, पहले जेलर उसके ऊपर पूरी तशद्दुद भी करते हैं कि इसको थोड़ा बंदा बना दे, ठीक कर ले। जब वो फिर वहां पे बागबानी कर रहा है, कुर्सियां बना रहा है, लिफाफे बना रहा है, संजय दत्त ने खुद बताई हुई है ये सारी बातें, उसकी 7.5 का खेल था ये, कि मैं लिफाफे बनाने लग गया वहां पे। तो फिर उसके साथ वो नर्म हो गए। वही जेलर जो उसको हो सकता है कोई टॉर्चर भी करते हो, फिर वो नर्म हो गए उसके साथ, ठीक है। वो दूसरा ढैया होता है। फिर जब तीसरा ढैया हुआ, सारे दोस्त बन गए, कोई उससे एक्टिंग करवा रहा है, कोई डायलॉग सुन रहा है, तो ये उसी को वो न्याय प्रक्रिया जेल ही होती है। इसलिए शनिदेव को न्याय का राजा कहा गया है, दंड अधिकारी कहा गया है। अब आइए ढैया। ढैया को कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। अच्छा, जो काम आपके साथ 7.5 साल में होता है, वो सब कुछ शनिदेव ने 2.5 साल में कर देना है। जो आज भी कर्क राशि और वृश्चिक पर चल रही है, बिल्कुल सही बात है। और जब वो लोग आते हैं हमारे पास जिनकी कर्क और वृश्चिक राशि है, कई तरह के राजयोग होते हैं कुंडलियों में, उच्च के बृहस्पति की दशा चल रही होती है। कहते पंडित जी लोग कहते थे राहु के बाद गुरु आएगा तो बड़ा बारे न्यारे करेगा, उच्च भी है कुंडली में। हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई तुम्हारी राशि वृश्चिक है, तुम्हारी राशि कर्क है। ये शनिदेव का एक समय होता है जो आपको, अब मैं आपको एक और भेद खोल देता हूं जी। हमारा जन्म जो होता है पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है जी, और जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो बैलेंस शीट ही तो होती है कि अगर मैंने पिछले जन्म में औरत को धोखा दिया तो शुक्र नीच ही आना मेरा। अच्छा। अगर मैंने पिछले जन्म में भाई को धोखा दिया है तो मंगल नीच ही आना मेरा। अगर मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण को हर्ट किया, गुरु का अनादर किया, तो गुरु नीच ही आना मेरा। अगर मैंने इनकी सेवा की है तो उच्च आने हैं मेरे। तो वो पूर्व जन्म के हमारे कर्मों का फल हमारी जन्म पत्री होती है। अब भेद ये है, अगर हमारा जन्म हुआ है, अगर आप यहाँ पर हैं या मैं यहाँ पर हूँ, हमें मोक्ष नहीं मिला, तो हमारा कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन है, अभी पेंडिंग है। अभी हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि प्रभु कहते हैं नहीं भैया, अभी तुमने वो पूरा करना है, जाओ। और वो कैसे कटते हैं? अगर आपके एक जीवन में पूरी 3 7.5 आ गई एक जीवन में, 7.5 3 आने के लिए 7 × 21 22 23 साल चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि 23 साल शनि की 7.5, और कब आती है? 30 साल के बाद। यानी कि कम से कम आपकी आयु 90+ होनी चाहिए। और उस 90 साल में भी अगर 3 7.5 आपने भुगत ली है, तो केतु 12वें घर में हो चाहे ना हो, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि देव 60 में अगर मुझे परेशान कर रहे हैं या ढैया में मेरे नुकसान हो रहे हैं, तो ये वही नुकसान है जो मैं करके आया था, इस जन्म में वो भुगता देते हैं। अगर 3 बार मैंने भुगत लिया तो मेरा छुटकारा है। इसलिए मैं तो शनिदेव को प्रणाम ही करता हूँ। तो कट गए, वो कर्म कट गए सारे। कि जिस कार्य के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं कि कैसे मोक्ष प्राप्त हो, जिस कार्य के लिए हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए हैं, केदारनाथ के आज के -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, वो तो मेरे को गृहस्थी आदमी को शनिदेव ही दे रहे हैं। समझने की जरूरत है। कुंडली अभी भी बड़ी दूर है। कुंडली बहुत दूर है सच में, और ये बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बड़ी इसमें रिसर्च है। मैं हैरान हूँ सच में, ऑनेस्टली। कहाँ सवाल हमारे और कहाँ तो आपकी रिसर्च। मेरे पास एक घटना है जी, लुधियाना शहर के बहुत बड़े उद्योगपति की। जी, नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि परिवार के साथ मेरा बड़ा संबंध है। बात बताऊंगा, वो भी सुनते हैं मुझे। हो सकता है आपको भी नॉलेज हो जाए। हमारे बड़े प्यारे मित्र, उनके घर की ये घटना, उनके फादर की। वो किसी जमाने में दवाइयों का काम करते थे। अच्छा, मेडिसिन का। कभी कभी बंदे के मन में शॉर्ट कट, जल्दी कमाई करने के लिए भी कुछ आता ही है। उन्होंने कुछ जाली दवाइयाँ, जैसे नकली गोलियाँ वगैरह दवाइयाँ बेच दी। जब वो नकली दवाइयाँ बेच दी, किस्मत ने उसी दिन उनकी दुकान के ऊपर रेड करवा दी, छापा पड़ गया। अब बहुत बड़ा ये एक
क्राइम है, नकली दवा बेचना, उनको जेल में भेज दिया गया। जबकि वो फार्मासिस्ट हैं बहुत बड़े, नॉलेज तो है ही है, तभी तो दवाई का काम करेंगे। नॉलेज सब है, हाँ। जब वो जेल में गए, उसी दिन बाय चांस पंजाब के एक मुख्यमंत्री जी को भी जेल में आना पड़ा किसी आंदोलन के कारण। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री हाँ, जेल में, जी। और वो नकली दवाई बेचने वाले एक शख्स जेल में। हाँ। ठीक है, देखिए क्या क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। मुख्यमंत्री जी की रात को तबीयत बिगड़ गई, ये सच्ची घटना है, सच्ची। ऑफ कैमरा मैं उनसे बात ही करवा दूंगा आपकी अभी फोन पे। मुख्यमंत्री जी की रात को तबीयत बिगड़ गई, और जो दवाइयाँ चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, सारी एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती है, डॉक्टर खड़े होते हैं, और उनका सारा मेडिकल किट होती है साथ में। बाय चांस वो मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाई, और उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो ये जो साहब गोलियों वाले पकड़े गए थे, इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है जेल में, इतनी अफरा तफरी क्यों फैली हुई है? वो कहते जी सीएम साहब की परेशानी हो गई कोई हेल्थ की। कहते ये कुछ भी नहीं है, ये 2-4 चीज़ें मंगाओ, अदरक, ये फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने उस टाइम कहा, तो ठीक हो जाएंगे। कहते नहीं होते, वो तो हम तो बोल भी नहीं सकते सीएम साहब को ये बात, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। पर किसी तरह उसने ये बात सीएम तक पहुंच गई, पता नहीं अब कैसे। ठीक है, सीएम कहते अच्छा बुलाओ, मेरे को तो परेशानी हो रही है, मंगवाओ, ये 2-4 चीज़ें ही हैं। उन्होंने पीस के घोल के पिला दी उनको। सीएम साहब बिल्कुल फिट हो गए। उस दिन से लेके आज तक वो उस सीएम परिवार के निकट बंधु, निकट मित्र हैं। हाँ। लुधियाना के सबसे बड़े मेडिकल विक्रेता हैं। हाँ। और जब भी सीएम साहब लुधियाना में आते थे का मतलब आप समझ लीजिए। हाँ, मैं समझ गया। हाँ। उन्हीं के यहाँ पे वो स्पेशल रुकते भी थे। पता है मुझे सारी बात जी। ये एक प्रसिद्ध घटना है लुधियाना की। और कौन करवाता है ये सब? शनि राहु। हो सकता है जेल में जब लेके गए हैं उनको, हाँ, तो पर्पस था ना। हाँ, देयर इज अ पर्पस। तो आज पूरे पंजाब में फ्रेंचाइज है उनकी। हाँ, सब बड़ा नाम है, मैं जानता हूँ, समझ गया मैं। समझ गए? हाँ। और लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रह सब कुछ है, ग्रह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, वर्षफल का फर्क पड़ता है? जी हाँ, ये भी एक विधा है जी। अब आइए ज्योतिष शास्त्र में चलते हैं। आपको पीछे की बातें तो मैंने बहुत बता दी आपने। हाँ, ठीक है। जब हमारी जन्म पत्रिका बनती है जी, हमारी जो जन्म वाला दिन आ जाता है ना जी, उस दिन का एक चार्ट बनता है अलग से, कुंडली के अलावा। ठीक है। होता तो एक तरह का वो गोचर का ही चार्ट है। हाँ। पर वो ये तय कर देता है कि ये वाला वर्ष अब कैसा जाएगा, क्योंकि उसके प्रथम दिन का वो चार्ट बन जाता है वर्षफल। अब वर्षफल में खाने तो 12 ही हैं। अब बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भाइयों को नहीं इस बात की जानकारी, हालांकि हम भी एक विद्यार्थी हैं इस विद्या के, कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जब आप प्रथम दिन की कुंडली बना देते हैं, उस मान लीजिए 31वें वर्ष की कुंडली बन गई, तो वो केवल एक दिन की नहीं है। पहला खाना पहला महीना ही है। अच्छा। दूसरा खाना दूसरा महीना, तीसरा खाना, वो 12 महीनों की कुंडली है। अच्छा। मान लीजिए राहु ही उसके 6ठे घर में आ गए या 4थे घर में आ गया, चलिए, तो चौथा महीना बनता है सितंबर मान लीजिए। तो चौथे महीने में चौथे घर के राहु के कारण हार्ट की ट्रबल हो सकती है भाई, घर में मुसीबत आ सकती है, माँ की सेहत खराब हो सकती है। तो वो वर्षफल आपके उन 12 महीनों को डिफाइन कर देता पहले ही। उसमें से हम सबसे शुभ ग्रह भी चुनते हैं, उसमें हम सबसे अशुभ भी चुन लेते हैं। अशुभ का तुला दान करवाया जाता है। फिर तुला दान मतलब वजन से बराबर या वजन से थोड़ा अधिक हो जाए। जी। और जो शुभ ग्रह है उसका फिर यज्ञ करवाया जाता है। ये वैदिक विधि है। अच्छा, मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी है ज्योतिष के ऊपर ना, मुझे एक और एपिसोड आपके साथ करना पड़ेगा, शायद 2-3 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर लोगों को ज़्यादा तरीके से थोड़ी लेमन लैंग्वेज में भी समझाएंगे। जी। एक ना अमावस और पूर्णिमा बड़े इंपॉर्टेंट से दिन माने गए हैं। जी। मैंने देखा कुछ लोग पितृदोष या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन दिनों में करते हैं, इसका कारण क्या है और विधि क्या है? हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये उपाय के साथ जुड़ा हुआ है। जी प्लीज। अमावस्या का मतलब है अंग्रेजी में नो मून जी, उस दिन अंधेरा रहेगा जी। पूर्णिमा का मतलब है फुल मून, उस दिन पूर्ण चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पे होता है। सही है। जिस दिन नो मून है, अंधेरा है, ना सूर्य का प्रकाश ना चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य से ही तो प्रकाश प्राप्त होना है जी। तो उस दिन तामसिक शक्तियां जागृत होती हैं, जिनमें हम शनि, राहु और केतु को मानते हैं।
अच्छा। जब उसका राज है, मान लीजिए किसी तानाशाह का राज है, आप उसके लिए तोहफा लेके चले गए, तो वो क्या करेगा? आपको हैप्पी हो जाएगा आपसे। तो जब उनका राज आता है अमावस्या पे, तो भी उनके लिए हम प्रणाम करके अपनी कुंडली के पितृदोष, सर्प दोष या गुरु राहु चंडाल दोष, चंद्र शनि विष योग, मंगल शनि अंगारक दोष की शांति कर सकते हैं, क्योंकि राज ही उनका है। आ जाइए पूर्णिमा पर, जब फुल मून हो गया तो शंकर भगवान का राज है, क्योंकि वो चंद्र तो उनकी शिखा पे रहता है। जब शिव जी का राज है तो उनके लिए तो वो बालकों के समान है, बच्चों के समान है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो। वो तो एक जल लोटा से खुश हो जाता है। यस, तो वो पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व है कि उस दिन भी इन्हीं तीनों को साधा जा सकता है। वो अलग प्रक्रिया होती है पूजा की, अमावस की अलग प्रक्रिया होती है, पर कुंडली के पितृदोष शांत हो जाते हैं, कुंडली के अशुभ योग खत्म तक हो सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। पूर्णिमा और अमावस को उपाय करके। यस जी। अच्छा, जाते जाते बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया, कोई 3 टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहें ज्योतिष के बारे में? 3 टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी राशि का ज्ञान होना चाहिए। जी। आपकी जो राशि है वो आपके नाम से तब तक नहीं मानी जाती जब तक चंद्रमा के नक्षत्र अनुसार आपका नाम अक्षर ना हो। बिल्कुल सही बात है। वो आपकी राशि नहीं होती नाम वाली। आपकी राशि वो भी नहीं होती जो ब्रिटेन ने हमें एक सन थ्योरी दी है, जिसको एक राइटर है लिंडा गुडमैन, उसने भी जानबूझ के ही मिलावट की थी। तो वो भी टॉरस हैं या एक्वेरियस हैं, हमारे लिए वो भी मान्य नहीं है। आपकी राशि वो है जो आपकी कुंडली में लगन के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, लगन के बाद चंद्रमा जिस राशि में होगा, अगर वो 4 नंबर में है तो कर्क, 5 नंबर में तो सिंह, वो राशि होती है। पहला तो ये टिप है कि अपनी राशि को पहले समझना सीखिए। ऐसे ही फालतू अखबार में पढ़ना, किसी मैगजीन में पढ़ना, टीवी में सुनना और खुद को आप ही डीमोटिवेट कर लेना, वो बड़ी परेशानी हो रही है आजकल लोगों को। सर लोग तो। और दूसरा मैं एक और टिप जरूर देना चाहता हूँ, वो तो अपने सारे भाइयों ज्योतिषियों को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब हम उपाय करने जाते हैं तो हमें लगन की थ्योरी और धर्म त्रिकोण को समझना पड़ेगा। अगर धर्म त्रिकोण के ग्रह कमजोर हैं, नीच हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। अगर उनका फिर से आपने डाउन करवा दिया, मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, यानी कि औलाद का ग्रह मित्र मृत्यु स्थान में है, आपने 8वें घर में देख के उसका दान करा दिया, तो औलाद बचेगी कि मरेगी? आप जवाब दे दीजिए। मर ही जाएगी। तो उसको वापस पंचम भाव में लेके आइए भाई। पंचम भाव की कलर थेरेपी, उसके देवी देवता की पूजा, उसका रत्न, उसका जो भी विधान है उसे मजबूत करना पड़ेगा। ये दूसरा टिप है। और तीसरा टिप मैं जेम स्टोन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका बहुत बवाल ही मचा पड़ा है। सही बात है कि बच्चा पढ़ता नहीं है तो पन्ना पहना दो, मन को शांति नहीं है तो मोती पहन लो, सफल होना है तो पुखराज पहन लो, करोड़पति बनना है तो नीलम नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, किसी का बुद्ध नीच हुआ और ना पढ़ रहा है, उसके कारण आपने उसको अगर पन्ना पहना दिया और वो योगकारी भी नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा वही पन्ना पहन के। किसी के मन को अशांति है, कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, आपने अगर मोती पहना दिया तो वो सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा सभी मित्रों से, रत्नों की थ्योरी को समझें, उपाय के लिए लगन की थ्योरी को समझें, और दिनचर्या, क्योंकि 2.5 दिन हमारा चंद्रमा भी मूड स्विंग करता है, चंद्र राशि को भी समझें। ये 3 टिप बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात। तब जाकर आपको ज्योतिष के उपाय का फल मिल पाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका लिया। और एक एपिसोड तो मुझे लगता है क्या, मुझे तो 4-5 एपिसोड में भी ये सारी स्टोरी जो है अभी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी नॉलेज है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। भगवान की दया है, क्योंकि उसकी दया के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। ऑनेस्टली देखिए, हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, हमने ये पढ़ा है कि महर्षि पराशर ने 3 जन्म लिए थे, तब जाकर ज्योतिष शास्त्र पूरा हुआ था। तो एक एपिसोड में हम ये सारी बातें कंक्लूड नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे राजन शर्मा, पंडित राजन शर्मा जी। बहुत फेमस है लुधियाना में, लाल बाग में, फिरोजपुर रोड पे आप इनको मिल सकते हैं। इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, एवरीबडी नोज हिम। तो बात हमने की आज ज्योतिष के बारे में, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप सबको पता है। और हम लोग अलग अलग एपिसोड्स जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए लेके आते रहते हैं। पंडित राजन शर्मा जी से एक बार फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी, और हम लोग डिटेल में कुंडली को कैसे पढ़ते हैं ये सब चीज़ें भी समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर
लाइकिंग डिस्कशन डायरीज, और बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स के लिए, शेयर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और भूलिएगा नहीं, डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।